Hello students, this is Ejaz Maths Academy and I am Ansar sir. We are now going to start a new chapter in our syllabus. We are going to start again Science 2 and this is chapter number 2, Life Processes in Living Organisms part 1. There are two parts of this chapter. Chapter number 2 in Science 2 is Life Processes in Living Organisms part 1 and chapter 3 will be part 2. So in this let us first see what life processes are. Any biological process which is necessary for the survival of a living being is called a life process. All those biological processes which take place only in living organisms and not in non-living organisms are called life processes. जो चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है नॉन लिविंग में नहीं होती है, जिसके बेसिस पर आप कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. यानी दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस ओनली इन लिविंग बीइंग्स नॉट इन नॉन लिविंग बीइंग्स. एंड दीज लाइफ प्रोसेसेस आर, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है हमारे लिए लाइफ प्रोसेसेस. तो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है मूवमेंट. मूवमेंट ऑन इट्स ओन, अपने आप से अगर कोई चीज चलती है तो वो लिविंग बीइंग है, वो उसमें लाइफ प्रोसेस हो रही है. अगर वो अपने आप नहीं चलती तो वो नॉन लिविंग है. नंबर 2, मूवमेंट के बाद हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर न्यूट्रिशन. तो लाइफ प्रोसेस, जीने के लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी है. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. The process of obtaining food is called life process. वो तरीका जिससे हम अपना खाना का जुगाड़ करते हैं, है ना. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. दैट इज वो न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन यानी हम अपना खाना कैसे खाते हैं. नंबर 3, न्यूट्रिशन के बाद द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज डाइजेशन. Digestion is the process of breakdown of complex food into simple food. ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा बाद में. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लिकेटेड फूड है उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर देना. जैसे प्रोटीन में अपन लोग पढ़ चुके, वी आर एजुकेटेड पीपल, है ना. अपन लोग साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं प्रोटीन की डेफिनेशन. व्हाट इज अ प्रोटीन? अ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ, है ना. चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर. प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ कर क्या बनता है? प्रोटीन. मान लो एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है वॉयलेट, एक अमाइनो एसिड का नाम है इंडिगो, एक अमाइनो एसिड का नाम है ब्लू, एक अमाइनो एसिड का नाम है ग्रीन, एक अमाइनो एसिड का नाम है येलो, एक अमाइनो एसिड का नाम है ऑरेंज, एक अमाइनो एसिड का नाम है रेड. सो सपोज सच में ये नाम नहीं है, फिनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब अमाइनो एसिड्स के नाम है. ग्लूटामिक एसिड, वेलाइन वगैरह. लेकिन मैं आपको जानबूझ के रेनबो के कलर्स के नाम को याद नहीं रखना है. समझो वॉयलेट एक अमाइनो एसिड का नाम है, सच में नहीं है, जस्ट एग्जांपल. सो वॉयलेट इज एन अमाइनो एसिड. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 अमाइनो एसिड्स है मान लो. Suppose these are 7 amino acids and they are joined to each other. So this chain of amino acids is called a protein. तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं. फिर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो डाइजेशन का मतलब होता है ये जो प्रोटीन है इसके बीच में जो बॉन्ड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स को तोड़ना. ये बॉन्ड्स को तोड़ने का मतलब होता है डाइजेशन. ठीक है. यानी प्रोटीन को तोड़ के क्या बनता? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाते. सो द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, है ना. उसी तरह ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज इज स्टार्च काय में पाया जाता है? पोटैटो में, चावल में, राइस, कुक्ड राइस में स्टार्च होता है बहुत सारा. पोटैटो में, आलू में तो बहुत सारा स्टार्च होता है. स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. प्रोटीन को क्या कहते हैं? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स यानी वो बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल से मिलकर बना है. अमाइनो एसिड क्या है? सिंपल सब्सटेंस है. दूसरा अमाइनो एसिड क्या है? सिंपल जुड़ के वो
डिब्बा डिब्बा जुड़ के ट्रेन बन जाती है, तो ट्रेन को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और एक एक डिब्बे को सिंपल, तो सिंपल सिंपल जुड़ जुड़ कर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। जैसे ये ग्लूकोज, उसके बाद में बॉन्ड बनेगा ग्लूकोज से, फिर बॉन्ड, फिर ज्वाइन होगा ग्लूकोज, फिर ज्वाइन होगा ग्लूकोज, फिर ज्वाइन होगा ग्लूकोज। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टार्च। अब डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ दिस लॉन्ग चेन इनटू सिंपल ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। तो डाइजेशन का मतलब ये बॉन्ड्स ब्रेक होना, समझ रहे? तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स यानी जो ज्वाइन किए हुए हैं, पूरी ट्रेन कॉम्प्लेक्स है और डिब्बा डिब्बा अलग हो जाए, ट्रेन का कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, बोगी बोगी अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल। तो ये सिंपल 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 जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना। ग्लूकोज क्या है? सिंपल सब्सटेंस है, तो सिंपल 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 ज्वाइन हो जाए तो कॉम्प्लेक्स बन जाता, और कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो तो सिंपल सिंपल बन जाता। सो द प्रोसेस in which complex food is broken down into simple food is called digestion. Digestion भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड फूड, चेन वाली चीज को, चेन को तोड़ते हैं। एक मोती, माला को तोड़ के मोती मोती अलग कर देते हैं। माला यानी प्रोटीन और मोती मोती यानी अमाइनो एसिड, या माला यानी स्टार्च और मोती मोती यानी ग्लूकोज। तो माला को तोड़ के मोती मोती अलग कर देना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ये एग्जाम्पल है, नहीं तो एग्जाम में मत बताना स्कूल में द प्रोसेस इन विच माला इज ब्रोकन इनटू मोती मोती, वो नहीं बोलना, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सो डाइजेशन। फिर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड एंड बर्न्स द फूड। ऑक्सीजन क्या, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिनमें हम एयर इनहेल करते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन जाके खाने को जलाती है। आप बचपन से सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो एयर के साथ, तो कभी आपने पूछा किसी टीचर से कि ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं इसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? तो ऑक्सीजन का काम हमेशा जलाने का है। अगर आपके पास एक बर्निंग कैंडल है, एक मोमबत्ती है, एक बर्निंग कैंडल है आपके पास ऐसी, और ये कैंडल जल रही है और उसमें आपने ग्लास जार रख दी, कांच की भरनी रख दी है और इसमें एयर अंदर नहीं जा रही। एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, उसके ऊपर यू हैव प्लेस्ड अ ग्लास जार, कांच का बर्तन रख दिया आपने, अब इसके अंदर एयर नहीं जा रही तो ऑक्सीजन ये कैंडल को नहीं मिल रही, तो बिना फूंक मारे, विदाउट एक्सटिंग्विशिंग, विदाउट ब्लोइंग ओवर इट, दिस कैंडल विल गेट एक्सटिंग्विश्ड। ये मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है। ऑक्सीजन के बगैर किसी चीज का जलना पॉसिबल, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक चीज क्या है कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, फूड को जलाती है, खाने को जलाती है, और जब खाना जलता है तो उससे धुआं निकलता है और धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं, और जब खाना जलता है तो उससे हीट बनती है और वो हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनता है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, अरे ये बहुत गर्म खून का आदमी है, बोलते बहुत गर्म खून की औरत है बोलते, तो ये गर्म खून का मतलब ये गर्मी कहाँ से आती है खून में, है ना? ये थोड़ा एक डर्टी एग्जांपल, हीरो हीरोइन को भी बहुत से लोग बोलते हैं ये हीरो हॉट है, ये हीरोइन हॉट है। हॉट है का मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। बॉडी टेम्परेचर ज्यादा क्यों रहता? क्योंकि ये अच्छी सांस लेते, अच्छा ऑक्सीजन इनहेल करते, अच्छा फूड जलाते, और बहुत सारा फूड जलने से बहुत सारी हीट बनती है। और मैंने बॉडी लैंग्वेज की बुक में पढ़ा है कि जिनके नाक के गड्ढे बड़े बड़े रहते, नॉस्ट्रिल्स, जैसे अफ्रीका के लोग खास करके, तो वो लोग बहुत सारी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े नाक के गड्ढे में से बहुत सारी एयर इनहेल करते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन बहुत सारे फूड को जलाती है और उन लोगों में बहुत सारी हीट एनर्जी बनती है। तो और किसी मरे हुए आदमी को कभी हाथ लगा के देखना, ठंडा हो जाता है, मरे हुए आदमी की बॉडी ठंडी हो जाती है। व्हाई? बिकॉज that person is not inhaling oxygen, that person is not inhaling air containing oxygen। तो वो एयर इनहेल ही नहीं कर रहा तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही, फूड को नहीं जला रही, तो फूड जल रहा नहीं तो हीट भी नहीं बन रही, और हीट नहीं बन रही इसलिए वो पर्सन की बॉडी ठंडी होगी। हम कहावत में भी बोलते, अरे एक आदमी आ रहा था इसने उसको डंडा मारा, आदमी ठंडा ही हो गया, बोलते मर गया, ठंडा हो गया मतलब सच में ठंडा हो गया। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच living beings absorb oxygen, they absorb air containing oxygen, एरोबिक वाले लोग ऐसा करते हैं, एंड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी।
तो रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने का काम करती है, फूड को जलाकर एनर्जी बनाती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में ऑलरेडी हमारी बॉडी गर्म होती है तो हम कम खाना खाते हैं, ठंडी के मौसम में हमको बहुत खाना ज़्यादा चलता है क्योंकि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं और खाने को जलाकर हीट बनाते हैं, उससे ठंडी कम लगती है। नंबर 5, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। ग्रोथ भी एक लाइफ प्रोसेस है। ग्रोथ का मतलब क्या है? बड़े होना, फिजिकल ग्रोथ। ग्रोथ फिजिकल होती है हमेशा। अगर आप पहले इतने छोटे दिखते थे, आजकल इतने बड़े हो गए, या पहले आप इतने दुबले पतले थे, अब इतने बड़े चौड़े हो गए, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ यानी बॉडी का वेट बढ़ना, बॉडी का वजन बढ़ना, उसको ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट अलग होता है, डेवलपमेंट माइंड का होता है और ग्रोथ बॉडी की होती है ना। कुछ कुछ लोग का उल्टा होता है, ग्रोथ नहीं होती, हाइट में छोटे रह जाते लेकिन डेवलपमेंट बहुत हो जाता है उनका, छोटी हाइट रहती है लेकिन दिमाग बहुत तेज रहता है। कुछ लोग का उल्टा होता है, क्या? ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, बड़े बड़े घोड़े बन जाते हैं लड़के, है ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ बहुत होती है लेकिन डेवलपमेंट दिमाग का पैदल रहते दिमाग से, है ना, अंगूठा चूसते रहते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग चीज है। तो ग्रोथ भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। लिविंग बीइंग्स बड़े होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी बड़े नहीं होते। जो चीज लिविंग बीइंग्स में होती है वो लाइफ प्रोसेस है, जो लिविंग बीइंग में नहीं होती वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ। उसके बाद नंबर 6, सेंसिटिविटी। यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन द 9th स्टैंडर्ड। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अगर कोई स्टिम्युलस मिले तो हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे हमारे मम्मी जब छोटे थे, एजाज सर के और मेरे मम्मी जब छोटे थे, तो उनके गांव में वो बैंड पार्टी बजाने वाले आते थे, बैंड बजाने वाले पुंगी से पू 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 बजाते थे। तो मेरे मम्मी ने बताया, बोले हम लोग उनके सामने टैमरिन, इमली, ब्राउन वाली इमली चूसते थे बोले जाकर नमक लगा के। तो वो इमली को का टेस्ट इमेजिन करके पुंगी बजाने वाले के मुंह में सलाइवा आ जाता था। अब पुंगी में सलाइवा भर जाता था, पुंगी बचती नहीं थी, तो पुंगी वाले इधर उधर मुंह करते थे। यानी वो मेरे मम्मी जब छोटे थे तो उनके तरफ नहीं देखते थे, इधर उधर देख के पुंगी बजाते थे, क्योंकि मुंह में सलाइवा आएगा, पुंगी बंद हो जाएंगी, इसलिए। तो सेंसिटिविटी, अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चल जाता, सेंसिटिविटी आपके बॉडी में, है ना। तो अगर आप रास्ते से चल रहे हो, हॉर्न बज जाए तो आप दचक जाते हो, डर जाते हो, तो दैट इज सेंसिटिविटी। नॉन लिविंग बीइंग्स कभी सेंसिटिव नहीं होते। वो पत्थर के सामने कितना भी आप बीन बजाओगे तो पत्थर नहीं हिलेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। सेंसिटिविटी यानी जिसको कुछ महसूस होता है, जो कुछ फील कर सकता है। सेंसिटिविटी यानी फीलिंग, जिनमें फीलिंग्स होती है वो लिविंग बीइंग्स होते हैं। रिमेंबर, सभी लिविंग बीइंग में फीलिंग होती है, नहीं तो आप बोलेंगे ये सर हमारे चाची है उनमें फीलिंग कुछ भी नहीं है, इमेजिन वो बहुत कठोर हार्ड हार्टेड है तो वो नॉन लिविंग है क्या? नहीं, फीलिंग सभी में होती है, कोई में कम होती है, कोई में ज्यादा होती है। नंबर 7, ये डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं है लाइन का मतलब। नंबर 7, और कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है? तो सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये मैं प्रोटीन हटा देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना, नहीं तो मत करना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में वी हैव ऑलरेडी डन इट। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारे लिए हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, खून बहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। एनिमल्स में इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है ब्लड में मिक्स होके, है ना। हमारा सिर दर्द देता तो क्रोसिन कहाँ डालते हैं हम? क्रोसिन का पाउडर कूट के सिर में डालते हैं क्या? नहीं, पेट में दवाई खाते हैं, दवाई मुंह में खाते हैं, मतलब वो पेट में जाती है बाद में, तो वो पेट में से ब्लड उसको आके पिकअप करता है और ब्रेन में ले जाके पहुंचा देता है। तो ब्लड का काम है एक जगह की चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी पार्ट से निकाल के किडनी में लेके जाना यूरिन बनाने के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये ब्लड करता है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी लाइफ प्रोसेस बची है? तो उसके बाद एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन वाली लाइफ प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत बार आएगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री यानी अगेन, फिर से, प्रोडक्शन यानी अपने जैसा बनाना। अगर मैं अंसार सर हूँ और मुझ जैसा दूसरा जुड़वा अंसार सर बन जाए कोई, तो दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। और ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, बच्चों को जन्म देना इज रिप्रोडक्शन। रिमेंबर, जीने के लिए रिप्रोडक्शन 100% इसेंशियल नहीं है, यानी रिप्रोडक्शन होए या ना होए तो भी हम जीवित रह सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है लेकिन कंपल्सरी नहीं है जीने के लिए। नंबर 9,
नहीं सॉरी, बस इतनी ही लाइफ प्रोसेसेस है, इसके बाद लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो 8 लाइफ प्रोसेसेस है। तो चैप्टर का नाम है, कितना टाइम होंगे तो चैप्टर का नाम समझने में टाइम लगा, बट रिमेंबर नॉलेज इज ऑलवेज नॉलेज। तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है। उसके बाद देखो जैसे अपना चैप्टर स्टार्ट होता है तो आवर टेक्स्ट बुक आस्क्स अस अ फ्यू क्वेश्चंस। हमारी टेक्स्ट बुक हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी कम करवा रहा हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो। मूवमेंट, न्यूट्रिशन, इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा क्योंकि इसको हमारी बुक ने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है, तो मैंने आपको समझा दिया कि लाइफ प्रोसेसेस किनको बोलते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू रिकॉल में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर द बॉडी। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे यूजफुल होते हैं, ऐसा पहला क्वेश्चन है हमारी बॉडी के लिए। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, एंड हाउ आर दे यूजफुल, और हमारे लिए वो यूजफुल कैसे है। तो क्या आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को इजी लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर्स। देखो मैं शुगर नहीं लिख रहा, शुगर्स लिख रहा, वो अभी हमारे इसमें डिटेल में नहीं जानना है हमको। शुगर्स मतलब ग्लूकोज, लैक्टोज नाम की शुगर दूध में होती है, मिल्क में, 9th में आपने पढ़ ली है। तो ग्लूकोज, लैक्टोज, मैल्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, है ना, दीज आर ऑल शुगर। स्टार्च भी एक शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। सो कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? दे गिव एनर्जी टू अस, एनर्जी देने का काम है। कार्बोहाइड्रेट्स काय में होता है? शुगर्स में होता है, जो भी शक्कर वाली चीजें, मीठी मिठाई, शक्कर, चीनी, सो ये हमको एनर्जी देते हैं। अगर आपको दौड़ना है, भागना है, आप ग्लूकॉन डी पी लो, आप में बहुत एनर्जी आएगी, आप दौड़ भाग कर सकते हो। फैट, अच्छा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्ब गिव्स, कार्बोहाइड्रेट को प्यार से कार्ब बोलते हैं, गिव्स नियरली 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को किलो कैलोरी में गिनते हैं, बड़ी रही तो किलो कैलोरी और छोटी रही तो ओनली कैलोरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी एक्चुअली हीट का यूनिट है। जब शुगर को फूड जलाता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट को गिनते हैं हम किलो कैलोरी में या कैलोरी में। तो 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, शक्कर खाते हो 1 ग्राम, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी। फैट्स खाने से भी एनर्जी मिलती है, चर्बी से भी एनर्जी मिलती है, प्लस हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बनते हैं। अब यू आर एजुकेटेड पीपल, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हार्मोन्स क्या है। तो फैट्स खाने से एनर्जी भी मिलती है, प्लस हार्मोन्स भी बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम हमने पढ़ा है। ये मैं क्यों लिखा के दे रहा हूं आपको? क्योंकि अपने इस चैप्टर में आने वाला है, इस चैप्टर में ही आने वाला है कि फैट्स खाने से टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी रहता है। इसकी क्वांटिटी मेल में जनरली ज्यादा होती है और फीमेल्स में जनरली कम रहती है। जिन लोगों के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो लोग ज्यादा मैस्कुलिन होते हैं, वो थोड़ा आदमी टाइप के, मर्दानी टाइप के होते हैं। रानी मुखर्जी का मूवी आया ना मर्दानी पार्ट 2, तो यानी आदमी वाली क्वालिटी, लड़ना, झगड़ना, बाइक चलाना, डबल सीट, ट्रिपल सीट, और किसी से पंगा लेना और झगड़ा करना, और बॉडी पे बहुत घने घने बाल रहते हैं उनके। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रहने से आदमी वाले गुण ज्यादा रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर कम रहे तो वो थोड़ा औरतें वाले, थोड़े जो सिक्सर बोलते हैं ना जिनको हाई रे छाई रे वाले, वैसा बिहेवियर आता है अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए तो। और फीमेल, कोई तो औरतें लोग में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है, वो आदमी की तरह बिहेव करती, किसी से झगड़ा हो रहा है तो जाके खड़े होते, क्या है बे, ऐसा। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बनता? फैट से। फैट्स कैसे मिलते? घी, दूध, मलाई, मक्खन, आइसक्रीम वगैरह में फैट्स बहुत सारे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? फैट। और दोनों क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। शुगर से एनर्जी मिलती है। फैट्स खाने से क्या होता है? एनर्जी भी मिलती है, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, प्लस और बहुत सारी और भी चीजें, एक लंबी लिस्ट है, उसको तो एक पूरा चैप्टर लिखा जा सकता है। लिगामेंट्स बनते हैं और वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद
carbohydrates, fats and proteins. Proteins are body building material. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। अगर मैं अंसार सर, अगर मैं जिम जाता हूँ और मैं रोज 2-2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, भारी भारी वेट उठाता हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे एनर्जी बहुत है मुझ में, समझो मान लो मुझ में बहुत एनर्जी, क्योंकि मैं रोज जिम जाने से पहले 1 किलो ग्लूकॉन डी पानी में डाल के पी लेता हूँ, समझो, तो मुझ में एनर्जी बहुत रहेगी, लेकिन मेरे बॉडी पे मास गोश्त कम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोटीन नहीं खाता। तो जो लोग प्रोटीन जितना ज्यादा खाते हैं उनके बॉडी में मास गोश्त उतना ज्यादा बनता है, ठीक है। तो जो अक्सर करके जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, या तो फिर मांस मछली खाना चालू कर देते हैं, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, अंडे में, दूध में, है ना, मांस मछली में। और पल्सेस यानी चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, किसी भी दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, और प्रोटीन ज्यादा खाने से बॉडी में मांस गोश्त बनता है। और रिमेंबर, प्रोटीन की जरूरत सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं है, बल्कि दूसरे एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी जरूरत है। अभी इसमें एक हॉट्स का क्वेश्चन है वो, लेकिन अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इसलिए नहीं पूछता मैं, पूछना चाहिए क्या, नहीं जाने दो। तो प्रोटीन खाने से क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है। एक्चुअली नॉलेज इतना सारा है देने के लिए, ज्ञान, लेकिन टाइम इतना जल्दी हो जाता है, मैं सोचता हूँ और कितना सारा कैसे समझाएंगे फिर, अदरवाइज बहुत अच्छी चीज है इसमें। आपको मालूम, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करने से क्या बनता है आपको मालूम है, ग्लूकोज। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी। प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए, तो इसीलिए वो शुगर कम यूज करते हैं, बचा हुआ शुगर फ्रूट हमारे लिए रख देते हैं। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने से जब प्लांट में ऑलरेडी ग्लूकोज बनता है, आपने कभी पिक्चर प्लांट को देखे, पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, उनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं उनके नाम लूंगा तो आप बोलेंगे सर कैसे कैसे आड़े टेढ़े नाम ले रहे, ड्रोसोफिला और वगैरह वगैरह मैं नाम लूंगा तो ये प्लांट्स इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, किटकुल पिटकुल को खाते हैं, मच्छर मक्खी कीड़े को खाते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। ब्रूस ली का भाई चूस ली, तो उनका खून चूस लेते हैं। और वो खून क्यों चूसते हैं, पहली बार उनमें फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज तो बना लेते हैं, ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस से बन गया। अब ये दूसरे एनिमल्स को पकड़कर ट्रैप करके उनका खून क्यों चूस रहे हैं, तो इसलिए कि प्लांट्स को ग्लूकोज से सिर्फ एनर्जी मिलती है। प्लांट्स भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हाँ आप बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग जिम नहीं, वो वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं। प्लांट्स चाहते हैं कि हमारी हाइट हेल्थ बढ़े, हम बड़े चौड़े हो जाए, और जब हम बड़े चौड़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी, हमको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, हम ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर हम प्लांट छोटे के छोटे रह जाएंगे तो छोटे प्लांट को सनलाइट भी अच्छे से नहीं मिलता, दूसरे प्लांट उसको छाया में दबा देते हैं, इसलिए प्लांट्स भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स इंसेक्ट्स का खून चूसते हैं, वो खून में उनको मिलता है प्रोटीन, खून में मिलता है उनको प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर वो खुद की बॉडी बिल्डिंग करते हैं। कौन, प्लांट्स। तो एनिमल्स भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्लांट्स भी। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको बड़े चौड़े होना है, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर आप मोटे होना चाहते हो तो प्रोटीन खाओ। नंबर 4, फिर और कौन से है, तो विटामिन। और विटामिन की तो एक लंबी लिस्ट है, मैं क्या क्या समझाऊंगा विटामिन में। तो विटामिन क्या होते हैं, अब इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और ये आईसाइट के लिए जरूरी है, नजर तेज रहने के लिए, आंखें अच्छी होने के लिए जरूरी है। अगर आप विटामिन ए बहुत समय तक नहीं खाते हो या कम खाते हो तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में उसको बोलते हैं रतौंधी, मीन्स in dim light or in the evening you can't see properly, things seem to be blurred, you cannot see properly। तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे बहुत समय तक। आजकल तो ऐसे चावल खेत में उगाए जा रहे हैं जिसमें विटामिन ए होता है, वो चावल खाने से भी विटामिन ए मिल जाता है। वैसे विटामिन ए टमाटर में होता है, गाजर में होता है और बहुत सारी चीजों में होता है, फिश में भी होता है। फिर विटामिन बी, तो विटामिन बी में बहुत सारे हैं, एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक है विटामिन B1,
लेकिन इतनी लंबी लिस्ट पढ़ा के फायदा होगा क्या? विटामिन B1 अगर नहीं खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी बेरी बेरी। विटामिन B1 ये ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है, ब्रेन फंक्शन। अगर नहीं खाएंगे तो इफ नॉट, जैसे विटामिन ए नहीं खाए तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस होगा मतलब रात में अच्छे से नहीं दिखेगा, या शाम में या डिम लाइट में अच्छे से नहीं दिखेगा। विटामिन B1 अगर आप नहीं खाते हो तो क्या हो जाएगा? आपको एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी की बीमारी हो सकती है। क्या ये बुक से रिलेटेड है? मैं अपने मन से बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा दे रहा, नो, ये हमारे बुक में है यानी क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर आपको ये डाइजेस्ट में भी मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन में भी मिलेगा। हाँ, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, लेकिन मैं उसको डिटेल में समझा रहा हूँ। बट ये सब चीजें हमारे सिलेबस में है। फिर विटामिन B2, अब इतना B2 लिखूं क्या? नहीं, जाने दो। विटामिन B1 लिख दिया ना मैंने, B3 लिख देता हूँ। विटामिन B3, अगर विटामिन B3 हम नहीं खाएंगे तो हमको डिल्यूजन्स हो जाएंगे और पेलाग्रा नाम की बीमारी होगी। बहुत डिटेल में नहीं समझाता हूँ मैं, जाने दो, ETC। विटामिन C, विटामिन C इज गुड फॉर गम्स एंड टीथ। विटामिन C क्यों जरूरी है? अगर हम विटामिन C सही क्वांटिटी में खाते हैं, विटामिन C कहाँ में मिलता है? वैसे विटामिन B ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, विटामिन C खट्टी चीजों में मिलता है। अब मैंने नाम नहीं लिखा, विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन C का नाम, एक्चुअली आप बोलेंगे सर ये नॉलेज की बाढ़ आ जाएगी तो कैसे याद रखें, इसलिए मैं सोचा ज्यादा नाम मत याद रखो। विटामिन C जो है इस एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C हमारे गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए और दांत के लिए जरूरी है। अगर विटामिन C हम नहीं खाते हैं बहुत समय तक, विटामिन C खट्टी चीजों में होता है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, वैसे बोलना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए। विटामिन C अगर हम नहीं खाते हैं, लिखो क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और आप 9th में पढ़ चुके हैं कि जो एसिड होता है इट इज सार टू टेस्ट, वो खट्टा होता है। तो जो खट्टी चीज होती है उसमें विटामिन C होता है, जैसे लाइम, लेमन, संतरा, नींबू है ना, ऑरेंज, संतरा, स्वीट लाइम, मौसमी, जो चीज खट्टी होती है उसमें विटामिन C होता है। और विटामिन C से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है ना, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। आजकल टीवी में तो बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो बोलते, विटामिन C डेली लो, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर विटामिन C नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपके गम्स, आपके मसूड़े से खून निकलेगा, मसूड़े सड़ जाएंगे और आपके दांत अपने आप टूट कर गिरने लगेंगे। ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोग समुद्र पर गए थे यात्रा करने के लिए, 6 महीने तक उन्होंने हरी सब्जी भाजी पाला नहीं खाए और फिश भी नहीं खाए, तो उनको विटामिन C लगभग 6 महीने तक नहीं मिला। तो बहुत से लोगों के मसूड़े से, गम से खून निकल रहा था और दांत ढीले हो रहे थे, कुछ लोगों के दांत उखड़ भी जा रहे थे, निकल जा रहे थे। तो विटामिन C। विटामिन D जो है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ विटामिन D, ये सब विटामिन का टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फिर उसके बाद में विटामिन में और कौन सा? विटामिन D। ये किसके लिए जरूरी है? बोन्स एंड टीथ, है ना, एंड हेयर्स ऑल्सो, बालों के लिए भी जरूरी है, लेकिन जाने दो, वो नहीं लिखते हैं। बोन्स एंड टीथ के लिए विटामिन D जरूरी है। अगर विटामिन D कम हो जाए, इफ लेस, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स डिजीज हो जाती है, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है और इसमें बोन्स इजीली ब्रेक, बोन्स ब्रेक इजीली। दिखाई देता है आप लोग को? विटामिन D, विटामिन D किस लिए जरूरी है? बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी है, दांत और हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन D जरूरी है। इफ लेस, अगर लेस हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? RICKETS, रिकेट्स डिजीज, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और ये रिकेट्स बीमारी में क्या होते हैं? बोन्स ब्रेक इजीली, बोन्स ब्रेक इजीली,
हड्डियां आसानी से टूट जाती है, हड्डियां आसानी से टूट जाती है इस डिजीज में। फिर विटामिन ई, विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई इज गुड फॉर हेयर एंड रिप्रोडक्शन। विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में अच्छा है तो रिप्रोडक्शन करने की ताकत रहेगी और बाल उगेंगे, बाल बढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे शैम्पू में आता है एक कंटेन्स प्रो विटामिन ई। प्रो विटामिन ई है ना ऐसा केमिकल जो विटामिन ई बनाएगा और बालों को बढ़ाएगा। विटामिन ई की कैप्सूल भी मिलती है मार्केट में, क्या नाम है उसका कुछ मेरे ध्यान में नहीं है। ग्रीन कलर की कैप्सूल होती है, 4.5 रुपए की एक होती है। बहुत से लोग नारियल तेल में वो कैप्सूल का जूस मिला देते हैं, रस मिला देते हैं विटामिन ई वाला, और वो बालों में लगाते हैं, बाल फिर बड़े होते हैं। वो कैप्सूल का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा और बहुत सोचने में टाइम भी वेस्ट होगा। तो विटामिन ई, ठीक है। फिर आखिरी विटामिन के। विटामिन के ये किस लिए जरूरी है? तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट होने के लिए, खून जमने के लिए, खून जमना चाहिए ना। अगर आपको चोट लग गई, आपने पिन चुभाए हाथ पे और हाथ से खून बह रहा है फव्वारा, और इतना फव्वारा बहते बहते 4.5-5 लीटर खून बहेगा, आप मर गए तो क्या होगा? इसीलिए थोड़ा सा चोट लगे तो खून बहने के बाद बंद हो जाना चाहिए, खून सूख जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। तो उसके लिए विटामिन के जरूरी होता है और विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, ठीक है। तो ये विटामिन भी हमारे लिए जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, फैट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है। कितने हो गए? 4। नंबर 5 मिनरल्स जरूरी है। मिनरल्स का मतलब है ये, जैसे कि सोडियम किस लिए जरूरी है? हार्ट, सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड के, सोडियम एंड पोटेशियम किस लिए जरूरी है? हार्ट के लिए जरूरी है, सोडियम एंड पोटेशियम। Fe यानी आयरन, लोहा, IRON, आयरन किस लिए जरूरी है? ब्लड के लिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लिखो या ब्लड लिखो? हीमोग्लोबिन समझता है ना आप लोग को? हीमोग्लोबिन इन ब्लड, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ब्लड रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। तो लोहा खाने से हीमोग्लोबिन बनता है। अब लोहा मतलब ऐसा रास्ते में चल के लोहे के टुकड़े मत खा लेना। लोहा, ब्रिंजल, बैंगन खाने से लोहा मिलता है, पालक भाजी खाने से लोहा मिलता है, और डॉक्टर्स लोग बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना पकाओ और तो वो चम्मच घिसने से लोहा सब्जी भाजी में मिक्स होगा और लोहा मिलेगा, तो उससे लोहा हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है। मिनरल्स, तो मिनरल्स में उसके बाद और एक मिनरल इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए जरूरी है? तो वही फिर से बोन्स एंड टीथ। दिख रहा है ना आप लोगों को? पुराना मिटा दूं मैं ताकि बड़ा बड़ा लिख सकता है। देखो फर्स्ट न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोलते हैं? शुगर। किस लिए जरूरी है? एनर्जी के लिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये पहला कार्बोहाइड्रेट में मिटाता हूं, ठीक है। दूसरा फैट्स, चर्बी, चिकनाई, है ना। वो बहुत से लोग चर्बी वाला खाना खाते हैं, घी, दूध, मलाई, मक्खन, आइसक्रीम में फैट्स होता है। फैट्स खाने से एनर्जी भी मिलती है, बल्कि ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी फैट्स में रहती है। कैमल जो होता है ना, कैमल की पीठ पे टेकड़ा होता है बड़ा बना हुआ, उसमें बहुत सारा फैट्स भरा होता है, चर्बी भरी होती है। इसीलिए कैमल बहुत दिनों तक भूखा रह सकता, क्योंकि वो चर्बी पिघल कर उसको एनर्जी देती है। तो ये हो गया फैट्स वाला। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है जो मूंछ और दाढ़ी उगाने का काम करता है, मेल वाली क्वालिटी लाता है। फिर प्रोटीन भी न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन खाने से क्या होता है? तो बॉडी बिल्डिंग होती है। अगर हमको हमारी बॉडी में गोश्त, मांस बढ़ाना है तो हमें प्रोटीन ज्यादा खाना होगा। फिर विटामिन ए किस लिए जरूरी होता है? आंखों के लिए। अगर विटामिन ए कम हो जाए बॉडी में, लंबे समय तक हम विटामिन ए नहीं खा रहे, गाजर टमाटर नहीं खा रहे, तो क्या होगा? हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? तो डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, या तो रात के समय दिखाई नहीं देता। विटामिन बी, अब विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन B1
B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B12 है। अगर मैं इतने सारे लिखाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ B1 का लिख रहा हूँ क्योंकि इसका नाम बुक में आया है। तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ। थायमिन, THIAMINE, थायामाइन याद रख सकते हैं आप। थायमाइन से ब्रेन के लिए जरूरी है, दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। अगर विटामिन B1 कम हो जाए तो दिमाग में कंफ्यूजन की बीमारी हो जाती है और बेरी नाम की बीमारी होती है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और हाथ पैर में सेंसेशन नहीं रहता। उसके बाद ये हो गया विटामिन ए, बेरी विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन B1 कम हो जाए तो विटामिन सी किस लिए जरूरी है? तो विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों के लिए जरूरी है। हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उससे विटामिन सी से ये मसूड़े मजबूत रहते हैं, बुढ़ापे तक दांत हमारा साथ देंगे खाना खाने में। और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। आजकल कोरोना में टीवी में बहुत चल रहा है, विटामिन सी वाले नींबू शरबत वगैरह पियो बोलते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की ताकत ज्यादा हो। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और क्योंकि वो एसिड आपको मालूम है, हर एसिड खट्टा होता है ना। तो अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जिन लोगों को उल्टी आती है ना, वॉमिटिंग, उनसे पूछना वॉमिटिंग का टेस्ट कौन सा था, तो बोलेंगे खट्टा, क्योंकि वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हर एसिड खट्टा होता है। तो खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया? फिर मैंने समझाया आपको विटामिन डी। विटामिन डी किस लिए जरूरी है? हड्डियों के और दांत के लिए। सुबह की धूप में 9 साढ़े 9 बजे के समय धूप में जाकर बैठना चाहिए, बॉडी पे धूप आने देना चाहिए, इससे विटामिन डी बनेगा बॉडी में। विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में धूप के, सनलाइट के कारण। और अगर विटामिन डी कम हो जाए बॉडी में तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं रिकेट्स की बीमारी। रिकेट्स 5 साल से कम के बच्चों को अगर विटामिन डी ज्यादा नहीं मिल पाया, 5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर धूप में नहीं निकलते, घर में छांव में रहते, तो उनकी हड्डियां कमजोर रह सकती है और गिरने पड़ने पर हड्डी टूट सकती है। इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। हिंदी मीडियम वाले इस बीमारी को बोलते हैं सुखंडी रोग। सुखंडी रोग यानी हड्डियां कमजोर रहती है और वो दुबले पतले रहते, हड्डियां टूट जाती है इजीली उनकी। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है, जरूरी नहीं है नाम याद रखना, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। विटामिन ई बालों के लिए जरूरी होता है, शैम्पू में लिखा होता है प्रो विटामिन ई। और विटामिन ई की कैप्सूल भी मिलती है ग्रीन कलर की, वो नारियल तेल में डाल के बालों में लगाए तो बाल बढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन के लिए भी विटामिन ई जरूरी होता है। फिर है विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है? तो विटामिन के जरूरी होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। किसी पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर्स लोग ये पता करते हैं कि इसका खून जमता है या नहीं जमता है। नहीं तो ऑपरेशन करने के लिए वो पेशेंट को थोड़ा सा कट लगाएंगे, चाकू से काटेंगे और पता चला खून का फवारा निकल रहा, पूरे 4.5-5 लीटर खून बह गया और वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट करते हैं कि कितनी देर में खून सूखता है, तो खून जमना भी जरूरी होता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो खून बाहर निकलकर सूख जाना चाहिए, और ये विटामिन के अगर कम हो जाए तो खून जमेगा नहीं। एक बीमारी भी होती है हीमोफीलिया नाम की, उसमें भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। फिर 5वां न्यूट्रिएंट कौन सा है? मिनरल्स। मिनरल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो आयनिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम हार्ट के लिए जरूरी है। अगर आप सोडियम ज्यादा खाओगे, सोडियम नमक में होता है NaCl में, कॉमन सॉल्ट, घरेलू नमक। अगर आप नमक ज्यादा खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सोडियम ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पोटेशियम ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो दोनों बराबर होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम, तो ब्लड प्रेशर कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, और हार्ट की कंडीशन अच्छी रहेगी। उसके बाद आयरन, लोहा। लोहा जरूरी है खून बनाने के लिए। अगर हमारी बॉडी में लोहा कम है तो हमारी बॉडी में खून कम बनेगा। एनीमिया नाम की बीमारी होती है। कौन सी मिया? एनीमिया। अगर लोहा कम हो जाए, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, कमी होने को बोलते हैं डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया की बीमारी में बॉडी में खून कम होता है। खून कम होने से दिल की धड़कन तेज चलती है, बॉडी थोड़ी सी गर्म रहती है, और उसके अलावा कमजोरी महसूस होती है। छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे काम में चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी की बीमारी हो जाती है। ठीक है। और ये डिजीज औरतों में ज्यादा पाई जाती है, आदमियों में एनीमिया की बीमारी ज्यादा जनरली नहीं होती। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम, फिर से कैल्शियम भी दांत और हड्डियों के लिए जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारे दांत कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। तो कैल्शियम हमारे दांतों के और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। उसके बाद नंबर 6 है वाटर।
हालांकि वाटर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, पानी पीने से एनर्जी नहीं मिलती, आप 2 लीटर पियो या 10 लीटर, लेकिन अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं रहेगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपकी जान भी जा सकती है। और खास करके छोटे बच्चों की बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। वाटर, अगर आपकी बॉडी में पानी अच्छा है तो आपके बॉडी के मैल को पूरा, आपके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल वो यूरिन बना के निकाल देगा। तो यूरिन बनने के लिए वाटर जरूरी है। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो यूरिन कम बनेगी, यूरिन कम बनेगी तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा हो जाएगा। यूरिन कम, पानी कम रहेगा तो पसीना भी कम आएगा, पसीना कम आएगा तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा रह जाएगा। तो बॉडी के अच्छे काम करने के लिए पानी जरूरी होता है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले या आधा 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए और पानी बैठकर पीना चाहिए। खड़े रहकर पानी पीने से घुटनों में जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है, साइंस ऐसा कहता है। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है। वाटर से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। नंबर 7, न्यूट्रिएंट्स में फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं? तो बनाना जो होता है, आपने कभी बनाना देखा होगा, बनाना में है ना धागे धागे होते हैं, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइबर्स। आपने कभी संतरा, ऑरेंज को छिलका निकाल कर देखा होगा तो उसमें धागे धागे होते हैं, थ्रेड जैसे आड़े टेढ़े इधर उधर धागे होते हैं, थ्रेड्स, उसको बोलते हैं फाइबर्स। और गेहूं के छिलकों में फाइबर्स होते हैं, चावल के छिलकों में हस्क बोलते हैं, HUSK के हस्क, उसमें भी फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स इनडाइजेस्टिबल होते हैं, हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बनाना के जो छिलके होते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं होते। ऑरेंज के जो धागे धागे, बनाने के छिलके मतलब सॉरी, बनाना के जो धागे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। गन्ना अगर आप खाते हो, शुगर केन, तो उसमें भी धागे धागे रेशे रेशे होते हैं, वो भी डाइजेस्ट नहीं होते। उसी तरह से ऑरेंज के ऊपर जो थ्रेड्स बने होते, धागे धागे जैसे बने होते, संतरे की जो कैरी होती है उस पर धागे बने होते हैं, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होते। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होते तो एनर्जी भी नहीं देते, फिर हम क्यों खाते हैं फाइबर्स, क्यों जरूरी है? तो अगर हम फाइबर्स नहीं खाएंगे, कभी कभी फाइबर्स को ना रफेज भी कहा जाता है, गाय भैंसों को भी ढेप खिलाई जाती है, फाइबर खिलाया जाता है, झाड़ पेड़ के खाने में, शाकाहारी खाने में फाइबर ज्यादा होता है। ये फाइबर जो है डिफेकेशन के लिए, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए जरूरी होता है। इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है जो कोई लोग वॉशरूम जाते हैं नंबर 2 के लिए और प्रेशर ही नहीं आता, उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है, कब्ज की बीमारी हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनके बॉडी में फाइबर्स कम है। और जो लोग फाइबर्स ज्यादा खाते हैं, यानी जितना चाहिए उतना खाते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, फाइबर्स अगर लिमिटेड सही क्वांटिटी में बैलेंस डाइट अगर हम खाते हैं तो फाइबर्स खाने से लोगों को वेस्ट को रिमूव करने में, यानी नंबर 2 के लिए प्रेशर बनाने में आसानी होती है। गाय भैंस को भी कड़वा चारा खिलाया जाता है, चारे में बहुत सारा रफेज होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, इससे गाय भैंस को भी कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होती, वो उनके भी वेस्ट मटेरियल इजीली बॉडी से निकल जाता है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में स्टार बना के इसको गिव रीजन भी पूछा है, गिव साइंटिफिक रीजन, टेक्सचुअल क्वेश्चन है कि फाइबर्स, ये टेक्स्ट बुक में पूछा है एक जगह, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फाइबर्स हमारे लिए बाकी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, क्यों? तो आंसर सुनो उसका, डाइजेस्ट में क्या दिया है, फाइबर्स आर इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस, फाइबर कभी डाइजेस्ट नहीं होते, फिर भी हम उसको खाते हैं, क्यों? दे आर थ्रोन आउट अलॉन्ग विद द अदर वेस्ट एंड यूजलेस मटेरियल। जब लोग वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालते हैं तो उसमें फाइबर भी निकल जाते हैं, धागे भी निकल जाते हैं, है ना। ये जो संतरे के ऊपर के धागे, ऑरेंज के ऊपर के या बनाना के धागे, ये सब धागे बॉडी से निकल जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं देते ये, लेकिन ये धागे निकलने की वजह से वेस्ट मटेरियल भी आसानी से निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। So they are thrown out along with other useless and undigested matter. This helps in egestion. Egestion का मतलब क्या होता है? Egestion का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालना। वैसे लिक्विड वेस्ट मटेरियल भी होता है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालने को बोलते हैं इजेशन। Some fibers also help in digestion of other substances. Green leafy vegetables, fruits and cereals are considered important. तो green leafy vegetables खाते हो आप, सब्जी भाजी पालक खाते हो, और कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना या ऑरेंज या सीरियल्स, गेहूं से ज्यादा एनर्जी, गेहूं से ज्यादा यूजफुल गेहूं के छिलके होते हैं, उसका सत्तू बनाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, बच्चों को मिलता है, तो इससे
दे सप्लाई न्यूट्रिशियस फाइबर्स, उनसे फाइबर्स मिलते हैं और फाइबर से पेट साफ करने में आसानी होती है, इसीलिए फाइबर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये क्यू रीजन में पूछा है अपनी टेक्स्ट बुक में, तो उसका आंसर समझ गए। फाइबर इनडाइजेस्टिबल है, एनर्जी नहीं देते, वेस्ट मटेरियल निकलता तो वेस्ट के साथ में फाइबर भी निकल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये, तो फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, सीरियल, सीरियल का स्पेलिंग क्या है, CEREL, सीरियल यानी गेहूं या चावल, इनमें इनके छिलकों में, इनके ऊपर जो हस्क होता है, धान होती है, छिलका होता है, उसमें फाइबर्स मिलते हैं और उस फाइबर से वेस्ट मटेरियल निकालने में आसानी होती है। ये क्यू रीजन है, ठीक है। अब ये कैन यू रिकॉल का एक ही क्वेश्चन इतना भारी दे दिया पहले वाला कि उस पर अपनी पूरी क्लास खत्म हो गई, लेकिन क्लास खत्म होना या नहीं होना ये ज्यादा जरूरी नहीं है, समझा या नहीं समझा ये ज्यादा जरूरी है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल भी आएंगी, तो इसको रेगुलरली ये देखना है। और अगर आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिमेंबर आने वाले समय में हमको कुछ वीडियोस यूट्यूब से हटाना भी पड़ सकता है, इसीलिए आप देखते रहो ताकि बाद में आपका लॉस ना हो। चलो, हैव अ नाइस टाइम।